हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी एएलपी 2025 के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस रेलवे ने पिछले साल पूछे थे। और अगर आपका रेलवे का एग्जाम होना है 2026 में कोई भी पेपर, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके जाना जरूरी है। और एएलपी के अगर पेपर है तो उसका तो निश्चित रूप से करके जाना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी औसत निकालते हैं तो हमें सम निकालना पड़ेगा और फिर नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर होगा क्या क्या? 31 हमारा पहला नंबर होगा, उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 होगा, 38, 39, 40, 41 हो जाएगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47। यही नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा, यानी कि अभाज्य संख्या होगा। आप इसको अगर सम करेंगे, 7 3 10, एक 11 7 18, एक 19 का 9, बच गया कितना? एक 4 8 12 और 4 16 3 19। मैंने एक इसी को दे दिया 3 को, तो 199 हो गया। आपको पता है कि जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो क्या होता है? सम, यानी कि योग, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, या संख्या क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी बोलते हैं प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि कितना है, ये प्रेक्षण है कितना। तो 1 2 3 4 5, तो इसको हमको 199 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं। मैं जब भी करता हूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान समझता हूँ, इसलिए 9 दूनी 18, 19 ने 38, 39 और 5 ने 10, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 39.8, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो आपसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपसे पूछा गया है। तो आप यहां से जब निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये स्क्वायर अगर हटेगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा? ये रूट इसके ऊपर आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री होता है। तो ये साइन 30 का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। उसी तरीके से आप बस आपको यहाँ रूट कोस 30 का वैल्यू रखना है, तो कितना हुआ कोस 30? √3/4। आपको सारे वैल्यू जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको याद होना चाहिए। और ये कितना होता है? 1/√3। इसका स्क्वायर आपको करना है, इसको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा? 3/4 और ये 1/3। ये क्या हो जाएगा? 3 3 9। इसको अगर 12 एलसीएम लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 13/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 13/12 कौन सा ऑप्शन है? ये ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये चीज मेंटली करना होता है कि साइन अगर ये 4 इस साइड आएगा तो 1/2, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। आप डायरेक्ट मेंटली 30 डिग्री सोचेंगे और फिर इसमें वैल्यू रखकर इसको भी कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो आपको अगर बेस सेम हो, अगर a पर पावर m दिया हो और फिर a पर पावर n दिया हो, तो इसका मतलब n बराबर क्या होता है? m होता है। यानी कि बेस अगर सेम हो तो हम लोग पावर को भी सेम कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, तो बेस को हम लोग सेम जैसे करते हैं तो पावर इंटरचेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि a पर पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1/a लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हमको इसको अगर ऐसे लिखना है तो ये साइन क्या होता है? ए के पावर का साइन, ए का साइन क्या होता है? माइनस, चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया 2m + 2। और इसका साइन अगर चेंज करेंगे तो 9m माइनस में तो m प्लस में हो जाएगा, और 9 प्लस में तो माइनस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जो पीछे बताया कि अगर इसको हम पलटेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब साइन चेंज होने के बाद ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो m इस साइड आएगा तो m हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो -11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको एग्जाम में बस इतना साइन लिखना होता है। अगर मैं लिखता तो ज्यादा लंबा लिखता और फिर आपको समझ में ज्यादा आता, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया कि कैसे होता है, बस एग्जाम में आपको इतना ही लिखना होता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने 247.5 रुपए में एक वस्तु बेची जिससे उसका लाभ इतना परसेंट का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपको कभी भी इस तरह का फ्रैक्शन दिया हो तो आप फ्रैक्शन को अगर लिखेंगे तो 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, यानी कि ये सीपी होता है। और अगर ये प्रॉफिट बोल रहा है तो ये प्रॉफिट लाभ हो गया, यानी कि एसपी क्या रहा होगा, 9 यूनिट एसपी रहा होगा। और इसी 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, वस्तु कितने में बेच रहा है, 247.50। तो आपसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है, यानी कि 8 यूनिट का आपसे वैल्यू पूछा है। आप देखेंगे ये कितने बार में जा रहा है इससे, तो 9 51 9, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, 9 दूनी 18, बच कितना गया 18, और ये बच गया कितना 6, 9 7 63, 9 5 45, पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो अब यहाँ से अगर 8 की वैल्यू निकालना है हमको, 1 का वैल्यू इतना आया 27.5, तो 9 का वैल्यू ये आ जाएगा। तो 9 5 45, 9 7 63 और 4, 63 और 4 67, 9 18 और 6 24, 247.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। कहीं कुछ गलत हो गया क्या, 200 9 18 बच गया 3, 963 और 9 5 45, और ये हमको निकालना, सॉरी यहाँ आपसे 8 का वैल्यू पूछा है, 9 का नहीं पूछा है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं आया। ठीक है, 275 इतना को आपको 8 का वैल्यू पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 1 का वैल्यू इतना आया, तो 8 आपका क्या है, सीपी है, इसको निकालना है। 8 5 40, 38 56 और 4 60, और 8 2 16 और 6 22, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, 220 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 8 देखकर आप लगा भी सकते थे, लेकिन पॉइंट था तो इसलिए 20 आ गया। ठीक है, 8 के 3 क्रमांगत गुंजों का योगफल इतना, सबसे बड़ा नंबर कितना। अगर योग क्या हो तो आप एवरेज इजीली बता सकते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा इसका, मैं एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। 8 के प्रथम 3 गुणज, तो ये 3 गुणज है, तो 3 नंबर रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 808। ठीक है, अब जब भी एवरेज की बात करते हैं और वो नंबर क्रमागत है, तो इसका मतलब एक नंबर ऐसे रहा होगा, उसके बाद दूसरा नंबर रहा होगा, एक तीसरा नंबर रहा होगा, और एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, यानी कि एवरेज ये रहा होगा, और एक इससे माइनस 8 होगा, एक नंबर इससे 8 ज्यादा रहा होगा, यानी कि 816 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु पर 20%, किसी वस्तु पर कर अगर 20% कम कर दिया जाए तो उसका खपत 15% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आपका राजस्व होता है, आपको समझना होगा एक बात, जो राजस्व होता है यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू होता है, वो क्या होता है, जो आपका खपत है, टोटल कंजम्पशन है खपत, और जो उसके ऊपर टैक्स लगता है, कितना टैक्स रेट जो होता है, वो दर आप बोल सकते हैं उसकी, वस्तु पर किसी वस्तु पर कर, यानी कि कर बोल सकते हैं या दर बोल सकते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई होता है। यानी कि आपको खपत को क्या बोला गया, 20% क्या कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया, और जो कर है उसको कितना 15% बढ़ा दिया गया। यानी कि जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन में चीजें नजर आती है तो आप वहां पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव जब लगाएंगे आप, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू बी बाय 100। मैं यहाँ लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये आपका सक्सेसिव चेंज, यानी कि दो चेंज अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आपको क्या दिया है, 20% कम कर दिया गया तो ए का वैल्यू -20 रख लेते हैं, और 15% खपत को बढ़ा दिया गया तो +15 रख लेते हैं, प्लस -20 गुना 15/100। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकता, तो -5 और ये प्लस माइनस माइनस ये 3, यानी कि 8%, माइनस में 8 आया, और -8 ये बताता है कि 8% का इसमें डिक्रीज हुआ होगा, यानी कि 8% घटा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है,
50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल गोताखोर की चाल क्या है? आप एक बात समझें कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस आपका फिक्स है, कांस्टेंट है। और आपको क्या बोल दिया कि स्पीड जो है, टाइम जो है वो 2 गुना लगता है। पहले अगर 1 टाइम लगता था तो यानी कि अपस्ट्रीम अगर 1 टाइम लग रहा है तो ये इसको 2 टाइम लग रहा है, तो टाइम ये है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा, 2:1 होगा। तो आप एक बात समझें, मैं डायरेक्ट एक बात लिख रहा हूँ कि अगर गोताखोर की का स्पीड 3 किलोमीटर है, ठीक है? अगर वो एक्स स्पीड उसका एक्स स्पीड धारा का चाल होता और धारा का अगर विपरीत जा रहा होता तो ये स्पीड होता, ये अपस्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम होता, ये अपस्ट्रीम, तो इसको स्पीड का क्या रेशियो निकला? ये 2/1 निकला। क्योंकि आपको ही पता है कि प्लस वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए तो 2 ऊपर में आएगा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + x और ये 6 - 2x। इस साइड आएगा तो 3x और ये इस साइड आएगा तो 9। ये क्या हो जाएगा? 3। ये इस साइड आएगा तो 3, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1। यानी कि हमें पता चल गया कि धारा की जो गति है वो 1 है, और धारा के साथ पूछा है, गोताखोर धारा के अनुकूल पूछा है, तो धारा का उसका गोताखोर का स्पीड कितना है? 1, और हमने विपरीत कितना निकाला? 1। धारा का जो वो तैरने गोताखोर है उसका स्पीड 3 है और जो धारा का स्पीड है 4 है। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा या 4 किलोमीटर प्रति आवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमागत छूट दी गई तो एकल छूट किसके समतुल्य है? तो यही सक्सेसिव है। हर एक शिफ्ट में पूछा गया था A + B। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, इसके बिना रेलवे अधूरा है, यानी कि हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको बोला कि छूट दिया गया तो -40 -60, क्योंकि छूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। -40 × 60 -60 बटा 100। यहाँ से क्या हो जाएगा? -100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2400 हो जाएगा, 24 से 100 डिवाइड होगा तो 24, तो -76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 76% क्या है? आपके एकल छूट के, यानी कि कोई आदमी अगर 40% और 60% का 2 लगातार छूट दे रहा है तो अगर पूछेंगे ओवरऑल छूट कितना परसेंट मिला तो आप बताएंगे 76% उसको छूट मिला। ये डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। अगर कोई दुकानदार आपको 40% की पहले छूट देता है, फिर 60% को छूट देता है, तो आपको कितना परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट मिला, इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको सरल करना है, तो अगर आप सरल करने जाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन का सहारा लूंगा क्योंकि ऑप्शन छोटा दिख रहा है। आपको पहले किस पे फोकस करना है कि 19 आएगा या 29 आएगा, ठीक है, और वाई पे फोकस करना है। तो यहाँ से क्या पता होता है कि एक्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ से एक ही जगह 5y² यानी कि 24y² आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 4 आएगा, 4y², और सारा चीज प्लस में होता है क्योंकि आपको पता होता है कि a + b हो या a - b हो। ठीक है, इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हमेशा प्लस में होता है। a + b प्लस माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा? -2ab, और ये प्लस वाले में a² + b² + 2ab। यानी कि आप ध्यान देंगे तो स्क्वायर वाला टर्म हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ 25y² होगा और यहाँ से 4y² होगा, तो 29y² आपका होना जरूरी है। इसमें 29y² नहीं दिख रहा और इसमें भी नहीं दिख रहा, यानी कि आंसर हमारा सी और डी में से कोई एक है। अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे? जेड पे। तो क्या इसमें जेड का स्क्वायर क्या होगा? 4z², और यहाँ से क्या हो जाएगा? 25z² और -25z² से 25z² प्लस वाला कट जाएगा। तो आपका ये मैंने क्या बोला कि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका +4z² राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको इसका एलसीएम पूछा है, तो कई मेरे भाई ऐसे होंगे जो कि इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन आप अगर ऑप्शन पर ध्यान दें तो इसका एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखें इसमें 9 दिख रहा, तो क्या किसी में 9 दिख रहा? तो नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और आप जाने कि ये 12 7 84, यानी कि एलसीएम में 7 होना जरूरी है। क्या इसमें 7 है? 24 या 180 होता है, नहीं, मतलब 3 × 80 180 होता है, तो 7 कभी नहीं आ सकता। इसमें भी 7 नहीं है, 7 सिर्फ डी में है। बाकी इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तब भी आपका यही करेक्ट आंसर आएगा।
हालांकि हो सकता है आप लोगों को एलसीएम निकालने में भी दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को, तो मैं वो भी कर देता हूँ। लेकिन ऑप्शन से अगर नंबर का आपको सही नॉलेज है कि नंबर किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका फैक्टर क्या है, तो क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड खत्म कर सकते हैं। आपको 7 समय दिख रहा है तो क्या होगा, 12 7 84, 15 7 105 और 20 7 140। अगर हम 3 से बात करें तो 3 से चला जाएगा 4 और ये 5 और ये 20 रह जाएगा। फिर अगर हम कहें तो 4 से ये 1 हमारे पास चला जाएगा, ये 5, ये 4, ये 5 और ये फिर 5 1 1 एंड 1, पंचों को 20 या 60 और 60 गुना 7 6 7 42 420, अब भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बोला गया कि एक दीवार का 10% मोर्टार से भरा है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें से प्रत्येक की माप 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को आप रोक कर देखेंगे कि क्या आप इसको उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपको बोला गया 10% मोर्टार भरा है। मोर्टार समझते हैं आप क्या होता है? मोर्टार होता है कि सीमेंट, गिट्टी, बालू, ये सब चीज, और उसके अलावा उसमें होता क्या है, ईंट होता है। तो किसी भी दीवार में बोला 10% क्या है, मोर्टार है, तो इसका मतलब 90% उसमें क्या रहा होगा, ईंट रहा होगा। तो और जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, इसका मतलब वो एक घनाभ का शेप होगा। कभी भी आप किसी दीवार को देखते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता ही है। इसका मतलब ये एक क्या किसका रूप होगा, घनाभ का आकार का होगा, ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड शेप का होगा। तो जैसे बोला गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल करना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो लंबाई कितना दिया है, आप ध्यान से देखें, यहाँ मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जो मीटर में है उसको हम लोग डायरेक्ट सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2400 सेंटीमीटर इंटू 800 और ये 60 सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। क्योंकि ये दीवार है पूरा और इसका 10% इसमें क्या है, मोर्टार भरा हुआ है, यानी कि सीमेंट वगैरह भरा हुआ है। तो इसका मतलब इसका 90% ही ईंट रहा होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो ईंटों की संख्या प्लस एक ईंट का जो वॉल्यूम है उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक ईंट का आयतन होगा कितना, 24 सेंटीमीटर गुना 12 गुना 8, और हम लोग ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ईंट n है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूँ, उसके बाद 24 से 24 100 कट जाएगा 100 बार में, उसके बाद 8 से 8 चला जाएगा और फिर ये 12 से 12 पंचा 60 चला जाएगा। इस साइड का सारा कट गया तो कितना हो गया, 9 पंचा 45, 45 के बाद कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ ईंट जो है, जो मैंने n माना था वो 45,000 हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आप जीरो मिस नहीं कर सकते। अगर आप एक भी जीरो मिस करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना था। मैंने क्या किया, एक दीवार के का आयतन जिसमें ईंट भरा है 90%, उसको इक्वल किया एक ईंट के वॉल्यूम के, और नंबर ऑफ ईंट मैंने n मान लिया और ये आपस में इक्वल हो गया, यहाँ से n 45 चला गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, समानांतर पटरियों के एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पर घंटा लगा देना है, ठीक है, घंटा यहाँ छूट गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो एक दूसरे से पूर्णतः कितने सेकंड में पार करेंगी, ठीक है, कितना सेकंड लगेगा उसको एक दूसरे को पार करने में। आप समझे कि कोई एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है। अब ये कब पार करेगा, जब ये ट्रेन एक ट्रेन यहाँ पहुंच जाए, ये वाला ट्रेन, ये ट्रेन ये कब यहाँ पहुंच जाए, यानी कि इस ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इस ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों ट्रेन की लंबाई इसमें योग सम हो जाता है। आपसे टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है, आपको डिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक ट्रेन 250 मीटर है तो दो ट्रेन कितना हो जाएगा, 500। मैंने 250 कर दिया, ये 500 मीटर है, ठीक है। अब स्पीड कितना है, स्पीड दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए टाइम, समय जो होता है, समय ये क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी भाई को नहीं पता हो तो आप इसको नोट कर लेंगे। टोटल स्पीड है कितना, क्योंकि एक दूसरे के, आप जाने कि कोई आदमी उधर से आ रहा है और इधर से आप जा रहे हैं, तो आपका दिशा क्या है, विपरीत है, जिसके कारण आपका स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक दूसरे के, आप काफी स्पीड एक दूसरे के करीब आएंगे। तो 60 और प्लस 90 कितना हो गया, 150। अब जैसे आप इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आप इसको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 500 से
100 बार में चला जाएगा। 50 तिया 150 होता है, 50 दूनी 100 होता है, 6 तिया 18 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 आपका राइट आंसर होगा। 12 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष लड़कों की संख्या में 20% की कमी आई। यानी कि पिछले साल था, इस साल कुछ बच्चे बाहर चले गए, जिसके कारण 20% की कमी आई। और स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? काफी आसान क्वेश्चन है। अगर इस साल की अगर बात करें, करंट ईयर में, इसका क्या हो जाएगा? 80%, 6 से 10 का 80% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, इससे इसको काट देंगे, यानी कि 8 6 8 48। ये इस साल लड़कों की संख्या है। और बोला कि स्कूल में लड़कियों की संख्या आपसे पूछी है, और बोला कि लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो 488 का 175% अगर आप निकालेंगे, 25 चौका 100, 25 सत्ता 175 होता है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, बरसत 84, 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 854 राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, और ये चीज भी आप मेंटली करके 488 और वो चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एग्जाम में ये सब चीजें नहीं लिखते हैं तो अपना टाइम बचा लेते हैं। क्यों टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं, उसमें कैलकुलेशन भर भर के है, तो आप तभी कर पाएंगे जब एग्जामिनेशन में आप पेपर को हैंडल कर लेंगे, इजी क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे और आपके पास टाइम बचा होगा, तो अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। आपका नंबर 2-3 नंबर और बढ़ जाएगा जितना आपको आ रहा था। नहीं तो आपका हमेशा शिकायत रहेगा कि मुझे पेपर में आ तो रहा था बहुत कुछ, लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, बोला गया इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, तो 4 से विभाज्य तो आप बता देंगे। कुछ भाई को दिक्कत हो सकता है, 4 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या लगेगा? नहीं। 4 6 का 24 होता है, ये लग जाएगा, ये लगेगा। 34 4 के टेबल में नहीं आता, 42 भी 4 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 4 से 42 में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ सारी चीजें। अगर 2 से पूछा जाए तो लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से पूछेगा, लास्ट अंतिम 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड। ठीक है, और अगर 8 से पूछेगा तो लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, और 16 से करेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट। अगर 3 से पूछेंगे तो सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट अंकों का योग। मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ, अगर दिक्कत है आप लोग लिख सकते हैं रोक कर। सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि योग जो है अंकों का योग 3 से डिवाइड होना है, यानी कि आपको सबको जोड़ना है और फिर देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 9 भी सेम बात बोलता है कि सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 27 में भी वही होगा। तो उसके बाद अब बात क्या करते हैं हम लोग, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का बात हो गया, 5 का, 5 का देख लेते हैं। लास्ट डिजिट पे, लास्ट डिजिट अंतिम अंक 0 या, और लिख दें 0 या 5 हो। ठीक है, या तो ये सारी चीजें डिविजिबिलिटी रूल है, आप इसको अगर आपका बेसिक थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसको नोट कर लेंगे। मैंने हिंदी भी बोल दिया, आप रोक कर इसको लिख लेंगे। कुछ नहीं है, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 2 से होना चाहिए। अगर 4 से बोलेगा तो लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, और 8 से बोलेगा तो लास्ट का 3 डिजिट। अगर 3 से बोलेगा तो सब नंबर को जोड़ेंगे, देखेंगे वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 9 से बोलेगा तो सब नंबर को जोड़ेंगे और देखेंगे 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। उसी तरीके से अगर लास्ट का इकाई अंक 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी 11 का भी मैं बता देता हूँ। 11 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट नहीं, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है, यानी कि विषम अंकों का योगफल और सम अंकों के योगफल का अंतर जो है, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। 0 या 11 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एक आयत की भुजाएं 8 और 10 के अनुपात में है, इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। आपको पता होना चाहिए आयत का जो है, आयत का
परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, L इंटू बी। आपको दिया क्या है, अगर आप इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 10 8 18x। ठीक है, मैं पूरा एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ। और ये दिया कितना है आपको 90। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 90/36। मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको इस साइड, ये पूरे को इस साइड और इसको इस साइड रख दिया। 9 चौका 36 और 9 90। ठीक है, जब इसको आप काटेंगे तो 2.25 होगा, 4 दूनी 8 और फिर बच जाएगा 2.5 होगा, सॉरी 2.5 पंचा 2.5 चौका 10 होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल ये क्या है, किसमें निकला हमारा, सेंटीमीटर में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है। L गुना बी, तो L गुना बी कितना होगा 8x इंटू 10x और हमारा 80x स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 पॉइंट, एक डिजिट के बाद है, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक जीरो आएगा, ये वाला जीरो, 8 पंचा 40, 8 16 4 20, हासिल 2, 8 48 2 50 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर कौन सा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित है, तो यह 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, 12 साल में 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा कि ये 8 गुना कितने टाइम में होगा, आपसे 8 गुना पूछा है, तो ये इसका कितना है, 2 का कितना टाइम से, तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है 8। एक मिनट, ठीक है, ये 8 है, तो ये क्या है 2 का क्यूब। आपको याद रखना कि टाइम का क्यूब जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो पैसा होता है वो क्यूब में होता है। तो 36 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जब मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ तो इसका बेसिक बताऊंगा ये क्यों होता है। बस आपको याद रखना है कि जो राशि है अगर वो क्यूब में हो रहा है तो ये 3, अगर यहाँ कितना होता, ये पावर 4 होता तो इसका 4 गुना होता, यहाँ 5 पावर होता तो ये क्या होता, यहाँ 5 गुना हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य कर 5 इकाई काम 8 दिन में खत्म कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति 20 घंटे कार्य कर 10 इकाई काम कितने दूर में पूरा करेंगे। आपको याद रखना है एक फॉर्मूला जो MDH फॉर्मूला है, क्या है MDH, और जब वर्क भी दिया हो तो नीचे W आ जाता है और ये 1 1 है, पहला कंडीशन है तो 1 1 रख लेते हैं, M2 D2 और H2, MDH ये सेकंड वाला हो गया और यहाँ वर्क 2। वर्क हमें कितना दिया है, काम कितना हो रहा है 15 घंटे, आवर दिया हुआ है 15 घंटा और 8 दिन तक कर रहे हैं और 25 व्यक्ति है और काम कितना है 5 यूनिट, तो वर्क को 5 रख दिया मैंने। M2 क्या है 12 व्यक्ति है, मेन 12 है, डे कितना है, डे हमें नहीं दिया हुआ है तो D2 हमको निकालना है और आवर कितना है 20 और W2 की अगर हम बात करें तो ये हमें दिया हुआ है 10। अब इसको काटा पीटी करना है और आंसर निकालना है, तो 5 नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और ये हो गया। ठीक है, और ये 10, 5 दूनी 10 बचे 25 और ये 2 से 4 बार में चला गया और ये 4 3 बार में चला गया और 3 5 बार में चला गया, तो आंसर क्या हो गया 5 गुना 5 यानी कि D2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया 25 डेज यानी 25 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको कुछ नहीं करना है, M1 D1 H1 का फॉर्मूला लगाना है, MDH फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको। बोला गया कि 2020, 21 और 22 के लिए चावल का कुल उत्पादन कितना है। 2020 यहाँ पर दिख रहा होगा, 2021 यहाँ दिख रहा है और 2022, तो 100, 160 और ये 80, तो 240, यानी कि इसमें पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं थी।
और ये क्वेश्चंस का डाटा इसमें ये नहीं लिखा हुआ। यदि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित करने वाले त्रियक एक ही ओर स्थित है और कोणों का अनुपात इतना है तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण क्या है? आपको बताया गया है कि एक लाइन ऐसे, आपको पिक्चर नहीं दिया, पिक्चर आपको खुद लाइन ड्रॉ करना है कि दो समानांतर रेखा, यानी कि ये लाइन इसके समानांतर है और बोला कि इसको एक त्रियक रेखा यानी कि ट्रांसवर्स लाइन जो है क्रॉस कर रहा है और बोला कि दोनों के अंतः यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका अनुपात 2:3 दिया है। तो आपसे पूछा दोनों में से बड़ा कौन कौन सा है? अगर अभी इस तरीके का एंगल बन रहा हो दो पैरेलल लाइन के बीच, ऐसे कोई एंगल बन रहा हो तो इस दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि 3 2 5 यूनिट जो है इसका वैल्यू कितना होगा हमारा 180 होगा। यानी कि एक का वैल्यू करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 36 पंचा 180 होता है। ठीक है, तो आपसे बड़ा वाला पूछा है तो ये 36 तिया इसका वैल्यू पूछा है, तो ये भी 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 तिया 108 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 108 डिग्री ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा में छात्रों का औसत अंक 80 है। यदि परीक्षा में 40 औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाता है तो शेष छात्रों का औसत 90 हो जाता है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको ये मान लेना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर x होता, नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या अगर हम x मान लें की संख्या अगर x मान लेते हैं हम तो सम कितना होता? नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपको पता है कि औसत जो होता है, औसत ये क्या होता है? योग बटा संख्या, टोटल संख्या है कितनी। ठीक है, तो ये वाला चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि योग जो हमारा होता है, योग यानी कि सम जो होता है वो औसत गुना संख्या होता है। ठीक है, तो हम इसी चीज का यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो मान के चलिए कि 80 औसत था और छात्रों की संख्या x था, तो सम कितना हो जाएगा 80x। अब इसमें से 40 ऐसे स्टूडेंट थे जो 40 औसत वाले 5 स्टूडेंट को हटा दिया गया, यानी छात्रों को हटा दिया गया, तो सम कितना माइनस हो गया होगा? तो 40 गुना 5 ये सम। तो ये जो अब टोटल सम जो बचा होगा, अब कितना बचा होगा? अब बोला गया कि एवरेज 90 है और स्टूडेंट मैंने कितना माना था x, लेकिन अब जो है स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 5। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कि अब रिमेनिंग जो है यानी कि बचा हुआ जो औसत है, यानी पहले 80 था, इसमें से ये 40 5 स्टूडेंट चला गया लेके, अब जो बच गया स्टूडेंट पहले x था और 5 जो चला गया ये इतना और ये सम हो गया, यानी कि ये वाला टर्म हमारा सम हो गया और ये वाला भी टर्म सम हो गया। अब हमको इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 80x माइनस 200 इज इक्वल टू 90x माइनस 450। ये इस साइड आएगा तो माइनस 10x और ये प्लस माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 200, तो 400 में 450 में से 200 चला जाएगा तो 250 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो से भी जीरो चला जाएगा तो 25 यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया यानी कि क्वेश्चंस बनाने के तरीके आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन और पीवाईक्यू सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस करवाया जाएगा ताकि आप रेलवे एग्जाम में तोड़फोड़ मचा दें, आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रोक सके। तो चलते मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।